खड़ा है और वाराणसी की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिसके अनुरूप प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री का स्वागत करने का निर्णय किया था। और वह सारे सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब से थोड़ी देर में विमानतल पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद यहाँ से वो बाबतपुर हवाई अड्डे से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए सीधे जो है गंगा घाट की ओर रवाना होंगे और वहाँ पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे। जी अशोक। आशुतोष, कुल मिलाकर देखें तो जापान के अगर हिसाब से देखें तो जापानी प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना इस लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि सारनाथ वहाँ पर है, जहाँ भगवान बुद्ध की स्मृति में सारनाथ वहाँ पर है, वो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर जापान के बहुत सारे सैलानी वहाँ हर साल पहुँचते हैं। क्या ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से शिंजो आबे के वहाँ पहुँचने से जो अंतर्राष्ट्रीय जो सैलानी वहाँ जाते हैं, खास करके जापान के सैलानी जो वहाँ जाते हैं, उनके लिए भी एक तरह का बहुत पॉजिटिव मैसेज है और उम्मीदें करी जा सकती है कि वहाँ पर वाराणसी में अब अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक है उनकी तादाद और बढ़ सकती है इस दौरे के बाद। बिल्कुल अशोक, आप जैसा कि बता रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म के मतावलंबियों के लिए वाराणसी और काशी प्रिय है, उसी तरह से बौद्ध धर्म का जन्म भी यही हुआ। यहाँ यहीं पर जो है बुद्ध और महावीर पैदा हुए। सारनाथ जो है उसके बगल में है, जो बौद्ध धर्म की एक बेहद ही धार्मिक स्थान है, और वहाँ पर हजारों की तादाद में हर साल जो है बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। जापान से तमाम सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बात की, जिस तरीके से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, चाहे सारनाथ का हो चाहे वाराणसी का हो, उस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अनुकूल जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए वो न सारनाथ के पास थी और न वाराणसी के पास। इस समय आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री विमान से बाहर आ चुके हैं। इस तरह से सारनाथ और वाराणसी को दुनिया से जोड़ने की बात की कुछ और प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाया है, और पहली बार जो है वाराणसी के तो शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं वाराणसी एयरपोर्ट पर। उनका स्वागत किया जा रहा है। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव वो स्वागत करते हुए शिंजो आबे का उत्तर प्रदेश के लिए, वाराणसी के लिए खासा अहम आज का दिन है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं उनको शॉल ओढ़ाई गई है। दोनों नेताओं को पुष्पगुच्छ दिया गया है बाबतपुर हवाई अड्डे पर। पहली यात्रा है इस तरह की, दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से गंगा आरती देखने पहुंचे हैं। हालांकि जैसा आशुतोष ने बताया कि करीब 54 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंग्लैंड की महारानी भी जापान गए थे। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों के उस रूप में बात की जाए, चुने हुए नेताओं के रूप में बात की जाए, तो ये अपने आप में एक अलग ही मौका है। आशुतोष, स्वागत के लिए हम देख रहे थे कुछ बच्चे जापानी और भारतीय ध्वज लेकर के बैठे हुए हैं वहीं पर, और दोनों लोग अभी सभी लोग रेड कारपेट पर हैं। और अभी किस तरह के स्वागत के लिए क्या वहां पर हम जो नहीं देख पा रहे वो आप बताएं, वो सब क्या नजारा है वहां पर? अशोक, जो स्वागत की हवाई अड्डे पर तैयारियां हैं, उन तैयारियों को अभी हमारा कैमरा आपको पूरी तरह से दिखाएगा। लेकिन ये विहंगम दृश्य है, मैं आपको जिसका वर्णन करना चाहता हूँ। यह विहंगम दृश्य है दो संस्कृतियों के मिलन का, एक दूसरी संस्कृतियों को इज्जत करते हुए उनके विकास का। यह एक ऐसा विहंगम दृश्य है जो वाराणसी के विकास में, वाराणसी के आध्यात्मिक स्वरूप को कई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इन सारे विहंगम दृश्यों को मैं आप देख पा रहा हूं, और मैं चाहता हूं हमारे कैमरामैन इन दृश्यों को आप तक पहुंचाएं। ये निश्चित रूप से एक ऐसी बड़ी सोच है जो दुनिया में भारत का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उस स्वरूप को जो है स्टेब्लिश करने में कहीं न कहीं मान्यता इसको मिलेगी। जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के आग्रह को मानते हुए वाराणसी आए और यहाँ पर यहाँ की संस्कृति का अवलोकन करने का निर्णय किया है, कि निश्चित रूप से दोनों संस्कृतियां एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे के विकास के लिए, एक दूसरे के उन्नति के लिए जो सोच है उसको कहीं न कहीं आगे ले जाएंगे। जी अशोक। जी आशुतोष, हम देख रहे हैं शहनाई वादक और कथक नृत्यांगनाएं हमको दिखाई दे रही हैं, और जाहिर तौर पर
बिस्मिल्लाह खां की शहनाई पूरी दुनिया में गूंजती थी और वो वाराणसी के ही काशी के बिस्मिल्लाह खां रहने वाले थे, वहीं के मूल निवासी थे और जाहिर तौर पर उसी का एक तरह से प्रतीक कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से यहाँ पर शहनाई का वादन हो रहा है, वाराणसी से शहनाई जो है वाराणसी की प्रतीक है। इस तरह से यहाँ पर भारत की मुलाकात है, वाराणसी की शहनाई को जो ऊंचाई, इसके साथ ही एक आप आवाज यहाँ पे हो सकता है कि तमाम शोर में नहीं सुन पा रहे हो, शंख घंट गिर रही है और शंख के जो वादक है वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 15 से 20 मिनट तक लगातार शंख बजाते हैं, इसलिए वो जाते जाते हैं। और इस शंख आपको हम कहें कि पांचजन्य उठ रहे हैं वाराणसी के उत्तर विकास के लिए, वो आश्वासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर तमाम कमिटमेंट का काम किया है। यहाँ पर जो लोग हैं उसमें भारत के दर्शक का जो है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री को अवलोकन कराया जा रहा है। यह एक सूक्ष्म दृश्य है। आज इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री गंगा दर्शन के लिए जाएंगे, गंगा आरती दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर अशोक लगभग 1400 ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो देश के तमाम भागों से आएंगे, जो देश की तमाम अलग अलग संस्कृतियों से लोग आएंगे और वह निश्चित रूप से एक लघु भारत के रूप में आज गंगा का घाट भर करके सामने आएगा और वह एक विहंगम दृश्य होगा। ये दो संस्कृतियों का मिलन होगा। जिस तरीके से भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति में तमाम सारे शोध हो रहे हैं, इस तरह से संस्कृत भाषा के प्रभाव जापानी साहित्यों में और तमाम सारी जगहों पर मिलते हैं। क्या एक खोज ये भी हो रही है कि प्राचीन काल में कहीं न कहीं भारत और जापान के अत्यंत प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं और जिस तरह से भारत और वाराणसी से ही इसका उद्गम हुआ, जहाँ पे निकला बौद्ध धर्म, उसको स्वीकार किया जापान ने और उसकी ताकत को बढ़ाया, अपने आध्यात्म को बढ़ाया, विज्ञान को बढ़ाया। आज विज्ञान की नगरी में जापान के प्रधानमंत्री को देख करके न केवल जापान के लोग उत्साहित हैं, बल्कि जो जापानी डेलीगेशन है और प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री के जो दिखाई दे रहा है, उसमें भी एक अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में दोनों देशों के बीच भारत और जापान के जो व्यापारिक और रणनीतिक जो रिश्ते हैं, अगर उनको मजबूती एक तरह से मिली है आज सुबह, तो अब जो है भारत और जापान के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, ये वक्त जो है उन रिश्तों को मजबूत बनाने का है, उन रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने का, और उसी का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे वहाँ पहुँचे हैं, दोनों का स्वागत हुआ है। वहाँ पर तमाम धर्मावलंबी थे, खास करके बौद्ध धर्मावलंबी भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि सारनाथ जो भगवान बुद्ध के जीवन का एक अहम पड़ाव था, सारनाथ का मंदिर जो है वो वाराणसी में ही है। गंगा घाट की आरती देखेंगे दोनों शाम को, दोनों का स्वागत हुआ है वहाँ पर और हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर भी लगातार इस सब पर निगाह रखे हैं। और मंजीत, अब दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं एयरपोर्ट से, अब अगला पड़ाव होटल ताज होगा क्या? ये जब 5:25 पर दशाश्वमेध घाट पर, तो यहाँ उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक इंतजार कर रही हैं आंखें, हजारों जोड़ी आंखें जो है यहाँ पर इंतजार कर रही हैं लोगों की। और एक जो कहते हैं कि बनारस में समय जो है वो भी ठहर जाता है, यहाँ पर समय भी स्थिर हो जाता है और वो कहा जा सकता है, फील किया जा सकता है कि समय भी यहाँ पर स्थिर है। और गेंदे के फूलों से जो है सजाया गया है पूरे दशाश्वमेध घाट को। बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है, जहाँ पर जो गंगा को साफ करने की जो पहली परियोजना थी वो शुरू हुई थी। अब एक बार फिर, क्योंकि गंगा नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक गंगा की एक अहम भूमिका रही है। तो और जैसा कि बता रहे थे आशुतोष भी और आपने भी जिक्र किया कि सारनाथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए क्योंकि जापान बौद्ध धर्म के मतावलंबी वहां पे हैं और जापान के लोग जो आते हैं पर्यटन के लिए यहाँ पर सारनाथ में आते हैं। सारनाथ यहाँ वो जगह है जहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, यानी यहाँ पर 5 शिष्यों को उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। और जैनियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, और कई स्तूप हैं, कई जगह हैं ऐसी जहाँ पर जैन बौद्ध धर्म के लोग जो है पर्यटक आएंगे। तो सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ कारोबार की बात नहीं है, ये बात है 2
देशों के नजदीक आने की, तहजीब की कि सिर्फ पर्यटन के रास्ते कारोबार में बढ़ाया जाए, बल्कि दोनों देश जो है एक विचार रखें, एक साझा उनकी समस्याएं हैं, साझा विचार हैं। उस हिसाब से कहा जाए तो ये यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर जब आरती होती है, जब गंगा अवतरण के श्लोक गाए जाते हैं, तो एक अद्भुत अलौकिक दिव्य वातावरण बनता है अशोक। और उसके साथ ही शिव जिस तरह से जुड़े हुए हैं गंगा से, कि क्योंकि जब जैसा कि सबको पता है कि भारतीय मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि गंगा सीधे धरती पर आई नहीं थी। गंगा एक देवी नहीं है, बल्कि गंगा एक नदी नहीं है, बल्कि एक देवी और माता का स्वरूप है हासिल। पूरे उत्तरी भारत के मैदानों को सींचती है, इसलिए भी माता है, और एक पवित्र नदी के रूप में जिसका जल कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन यही एक बिंदु है जहां पर दोनों देश सिस्टर सिटी, जो क्योटो और काशी को बीच में बनाया गया कि एक समझौता किया गया अशोक, तो उसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक ऐसा बिंदु है जिसमें गंगा को साफ करने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो उन्होंने शुरू किया है, जो यही 80 घाट से उन्होंने भारत स्वच्छता अभियान भी शुरू किया। तो एक